हेलो गाइस, मैं हूं आल शबीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेंट केमिस्ट। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल जो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बाद पेश किया गया। बोहर ने अपनी ये एटॉमिक मॉडल 1913 में पेश किया। अब इन्होंने बेस क्या बनाई, इस मॉडल की बेसिस क्या थी? देखें, नंबर एक तो इन्होंने अपने मॉडल को पेश करने से पहले रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के जो डिफेक्ट्स थे उनको मद्देनजर रखा। उसके डिफेक्ट्स क्या थे, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स क्या थे, वो लास्ट लेक्चर में भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। उसका पहला डिफेक्ट ये था कि उन्होंने जो अपना मॉडल पेश किया था वो क्लासिकल थ्योरी को बेस बना के पेश किया था। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, उन्होंने कहा था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और वो किसी न्यूक्लियस के यानी कि किसी सेंटर के गिर्द रिवॉल्व करता है तो वो अपनी एनर्जी इमिट करता रहता है। ठीक है, रदरफोर्ड ने क्या कहा था? रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चार्ज पार्टिकल हैं, वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं और जब वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं तो कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी इमिट करते रहते हैं और एट द एंड क्या होते हैं, न्यूक्लियस में गिर जाते हैं। तो इस तरह तो एटम कोलैप्स हो जाता है। तो इस वजह से उनका ये पहला डिफेक्ट था। दूसरा डिफेक्ट उनका क्या था? रदरफोर्ड ने कहा था कि एटम जो है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम शो करता है, लेकिन बाद में जब ऑब्जर्व किया गया तो एटम जो था वो लाइन स्पेक्ट्रम शो करता है। ठीक है, तो ये दो डिफेक्ट्स थे रदरफोर्ड के, जिन्हें मद्देनजर रखते हुए बोहर ने अपना नया एटॉमिक मॉडल पेश किया। बोहर ने दूसरा जो था अपने मॉडल के लिए जो बेस बनाया वो बनाया क्वांटम थ्योरी को। प्लांस क्वांटम एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने एक क्वांटम थ्योरी पेश की। ये थ्योरी एक्चुअल में क्या थी? ये थ्योरी ये थी कि इनका कहना था कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के। यानी कि जो एनर्जी होती है किसी रेडिएशन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी फ्रीक्वेंसी के। यानी कि एनर्जी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। कि अगर तो डायरेक्ट रिलेशन ऐसा होता है जिसमें अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ भी डायरेक्टली बढ़ती है, और अगर एक चीज़ कम होती है तो दूसरी भी कम होती है। तो यहाँ पे क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब है कि अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। अगर उस लाइट की फ्रीक्वेंसी कम होगी तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी? कम होगी। तो ये हमारे पास क्वांटम थ्योरी थी। इसे बेस बनाकर जो इन्होंने अपना मॉडल पेश किया, इन्होंने क्या कहा? बोहर ने कहा कि अगर तो हमारे पास क्या है कि एक एटम है, ठीक है, ये उसका सेंटर हो गया न्यूक्लियस, ये उसके वैलेंस शेल्स हैं, ठीक है। अगर इस शेल में कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, अगर तो किसी एटम के शेल में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वो ना तो एनर्जी इमिट करेगा ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा जब तक कि वो उस शेल में रहे। यानी कि जब तक ये इलेक्ट्रॉन इस शेल में मौजूद रहेगा ना तो ये एनर्जी इमिट करेगा ना ही ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो ये एनर्जी कब इमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा? जब ये इस शेल से जंप करेगा आउटवर्ड या इनवर्ड। ठीक है, दूसरा क्या था? उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जब तक एक शेल में रहता है तो उसकी एनर्जी जो है वो क्वांटाइज रहती है। ठीक है, इसकी एनर्जी क्या रहेगी? क्वांटाइज रहेगी। क्वांटाइज का मतलब क्या होता है? क्वांटाइज का मतलब होता है फिक्स एनर्जी। ठीक है, फिक्स एनर्जी फिक्स रहेगी, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है कि एटम का जो भी ऑर्बिट होता है तो हर ऑर्बिट की अपनी एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है। हर ऑर्बिट की क्या होती है? एक फिक्स एनर्जी होती है। तो डेफिनेट सी बात है, जब तक इलेक्ट्रॉन उस फिक्स एनर्जी वाले ऑर्बिट में मूव करेगा तो उसकी एनर्जी भी फिक्स रहेगी। फॉर एग्जांपल, अगर इस ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो 5 किलो जूल पर मोल है, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा और जब तक वो रिवॉल्व करता रहेगा इस ऑर्बिट में, उसकी जो एनर्जी होगी वो 5 किलो जूल पर मोल ही होगी। लेकिन अगर तो वो इलेक्ट्रॉन जंप करता है आउटवर्ड या इनवर्ड तो उसकी एनर्जी चेंज होगी।
ठीक है, तो इसने इन चीज़ों को बेसिस रखते हुए कुछ पास्टुलेट्स पेश किए। तो बोहर के पास्टुलेट्स क्या थे वो देख लेते हैं। उनका जो पहला पास्टुलेट था वो ये था कि हाइड्रोजन जो होता है हमारे पास, हाइड्रोजन के पास क्या है कि उसका एक टेनी न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन का, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, ये उसका न्यूक्लियस। और क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं और वो एक स्पेसिफिक रेडियस में रिवॉल्व करते हैं। तो ये इसका क्या हो गया, रेडियस हो गया। ये इसका सेंटर है न्यूक्लियस का, और न्यूक्लियस से जिस वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, तो न्यूक्लियस से उस वैलेंस शेल का जो डिस्टेंस है वो क्या है, एक रेडियस है, और वो एक स्पेसिफिक रेडियस है। तो वो क्या कहता है कि हाइड्रोजन जो है वो एक हाइड्रोजन के पास एक टेनी न्यूक्लियाई है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, जिसका रेडियस कितना है। उन्होंने कहा कि उसका रेडियस जो है सपोज आर है। ठीक है, तो पहला पास्टुलेट तो इनका ये था। दूसरा पास्टुलेट क्या था, दूसरे पास्टुलेट में इन्होंने कहा कि हर ऑर्बिट जो है एटम का, उसकी एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड है, फिक्स्ड है। ये बात हम पहले ही कर चुके हैं कि हर ऑर्बिट की, जो एटम का हर ऑर्बिट है उसकी एनर्जी जो होती है वो फिक्स होती है। देखें, अगर मेरे पास लेट्स सपोज ये एक ऑर्बिट है, तो इस ऑर्बिट में, इस ऑर्बिट की अपनी एक एनर्जी होगी, फॉर एग्जांपल वो E2 हो सकती है, और ये जो ऑर्बिट है इसकी एक अपनी एनर्जी होगी, वो E1 होगी, और वो फिक्स्ड होगी, कभी भी चेंज नहीं होगी। हर ऑर्बिट की अपनी एक कांस्टेंट फिक्स एनर्जी होती है जो चेंज नहीं होती। तो दूसरा पास्टुलेट इनका यही था। नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा, नेक्स्ट में इन्होंने कहा कि जब तक क्या कि एक इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, तो ना तो वो एनर्जी इमिट करता है ना ही एब्जॉर्ब करता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट है, और इस ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो फिक्स होगी। ना तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करेगा, ना ही ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। कब तक ऐसा करेगा, जब तक ये इस ऑर्बिट में रहेगा। जब तक ये इस ऑर्बिट में रहेगा, ना तो किसी किस्म की कोई एनर्जी इमिट करेगा, ना ही किसी किस्म की एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी कब इमिट करेगा और कब एब्जॉर्ब करेगा। तो फोर्थ पास्टुलेट इनका ये था कि जब एक इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल देखें, ये मेरे पास ऑर्बिट है और ये एक इलेक्ट्रॉन है। जब एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में मूव करता है, यानी कि इस ऑर्बिट से ये इस इनर ऑर्बिट की तरफ मूव करता है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपनी एनर्जी इमिट करता है। जब एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट की तरफ मूव करता है, तो वो अपनी एनर्जी इमिट करता है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, एनर्जी इमिट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जब एक इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट की तरफ जाएगा, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। यानी कि जब वो इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में जंप करेगा, तो वो एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। देखें फॉर एग्जांपल ये मेरे पास न्यूक्लियस, यहाँ पे ये एक सपोज ये मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है। जब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जब सपोज ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस ऑर्बिट में है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब इस इनर ऑर्बिट से इस आउटर ऑर्बिट में आएगा, तो ये क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था कि हाइड्रोजन जो है उसका टेनी न्यूक्लियस होता है, और उसके जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उसके ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, जिसका रेडियस आर है। सेकंड पोस्टुलेट इनका ये था कि जब जो हमारे पास सेकंड पोस्टुलेट में इन्होंने कहा कि हर ऑर्बिट जो है एटम का, जो हर ऑर्बिट है उसकी एनर्जी क्या है, क्वांटाइज्ड है, यानी कि फिक्स है। हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है। थर्ड पोस्टुलेट इनका ये था कि जब तक एक इलेक्ट्रॉन अपने उस ऑर्बिट में मूव करता है, तब तक ना तो वो किसी किस्म की एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और ना ही वो किसी किस्म की एनर्जी इमिट करता है, जब तक वो एक सेम ऑर्बिट में मूव करता है।
देखिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेगा तो जब तक इस ऑर्बिट में ये मूव करता रहेगा तब तक ना तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना ये एनर्जी इमिट करेगा। तो ये एनर्जी कब इमिट करेगा और कब एब्जॉर्ब करेगा? देखें, जब एक इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट या आप कह सकते हैं हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जाएगा तो वो एनर्जी इमिट करेगा। या दूसरे अल्फाजों में कह सकते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट की तरफ मूव करेगा तो अपनी एनर्जी इमिट करेगा, और जब वो इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में जाएगा तो वो क्या करेगा? एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। या आप यूं भी कह सकते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट की तरफ जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। अब ये जो हमारे पास एनर्जी चेंज आएगा इसे हम डेल ई से शो करते होते हैं, ठीक है। और इसका डिफरेंस कैसे निकालते होते हैं? ये हमारे पास E2 माइनस E1 है। अब ये E2 माइनस E1 जो है वो हमारे पास किसके बराबर होते हैं? एच वी के बराबर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, ठीक है। एच क्या है? ये प्लांक्स कांस्टेंट है। ये क्या है हमारे पास? प्लांक्स कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू होती है 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 जूल्स। ये इसकी क्या होती है? एनर्जी, मतलब ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। ये हमारे पास H क्या है कि प्लांक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या होती है? 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 जूल्स, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने ये कहा कि ऑर्बिट जो जब तक वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में मूव करता है तो जो उसका एंगुलर मोमेंटम होता है वो भी कांस्टेंट रहता है, एक सेम कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम से वो मूव करता है। अब एंगुलर मोमेंटम एक्चुअल में क्या होता है? अब लीनियर केसेस में तो ये होता है कि देखें, मोमेंटम जो होता है एक्चुअल में वो हमारे पास होता है, उसे हम P से शो करते होते हैं, और ये प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होता है लीनियर केस में। और एंगुलर केस में अगर हम बात करें, एंगुलर का मतलब यह है कि अगर हम सर्कुलर ऑर्बिट की बात करें, अगर स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास मोमेंटम mv के बराबर होता है। लेकिन अगर हम एंगुलर केस की बात कर रहे हैं, यानी कि कोई चीज सर्कल में मूव कर रही है, तो उसका जो मोमेंटम होता है वो बराबर होता है mv/r के। अब यहाँ पे क्या है कि ये m इसका मैस है, v वेलोसिटी है, और r क्या है? उसका रेडियस है। तो इससे जो हमारे पास निकल के आता है वो आता है एंगुलर मोमेंटम। वो उन्होंने बता दिया है कि वो कितना होगा? NH/2 पाई के बराबर होगा। अब यहाँ पे h हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट है, 2 तो वैसे एक नंबर है, कांस्टेंट है। पाई भी हमारे पास कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 22/7, या इसको आप लिख सकते हैं 3.146, ठीक है। तो ये हमारे पास, और n हमारे पास क्या है? n हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिट है। अगर वो पहले ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो n की वैल्यू हमारे पास 1 होगी, अगर दूसरे ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो 2 होगी। यानी कि n की वैल्यू जो है हमारे पास कोई भी हो सकती है, अप टू सो ऑन, कोई भी नंबर हो सकता है। यानी कि किसी भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव, जिस भी ऑर्बिट में मूव कर रहा होगा वही उसका जो n जो है वो उसका नंबर होगा, ठीक है। वो हम यहाँ पे पुट करेंगे और उसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर लेंगे। उस ऑर्बिट के लिए उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट होगा। एक बार फिर से मैं आपको पास्टुलेट्स रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए, पहला पास्टुलेट उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन जो है उसके पास एक टेनी न्यूक्लियाई है और उसके इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में मूव करते हैं जिसका रेडियस हमारे पास r है। सेकंड पास्टुलेट में उन्होंने ये कहा कि जो ऑर्बिट है इलेक्ट्रॉन, जो एटम का ऑर्बिट है उसकी जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज्ड का मतलब है कि फिक्स होती है, ठीक है। थर्ड पास्टुलेट ये था कि जब तक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में मूव करता है तो ना तो वो एनर्जी इमिट करता है ना ही एब्जॉर्ब करता है, वो एक फिक्स एनर्जी से उस ऑर्बिट में मूव करता रहता है, ठीक है। फोर्थ पास्टुलेट हमारे पास ये था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो तब एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब करता है जब वो क्या करता है कि एक ऑर्बिट से वो इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करता है एक ऑर्बिट से किसी दूसरे ऑर्बिट में। अब वो एनर्जी कैसे एब्जॉर्ब या इमिट करेगा? नेक्स्ट पास्टुलेट ये था कि देखें, जब एक इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में जंप करेगा
तो वो क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और जब एक इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में मूव करेगा तो वो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, इमिट करेगा। या दूसरे अल्फाजों में आप यूं भी कह सकते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आता है तो वो क्या करता है, एनर्जी इमिट करता है। और जब वो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट की तरफ जाता है तो वो क्या करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट उन्होंने बात की थी मोमेंटम की। उन्होंने कहा कि जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में मूव करता है तो जो उसका एंगुलर मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। ठीक है, तो मोमेंटम हमारे पास एक्चुअल में क्या होता है, वो अगर हम लीनियर केस में बात करें तो वो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे तो एंगुलर केस की बात करें तो उसमें आ जाता है हमारे पास mvr, मतलब यहाँ पे एक रेडियस का फैक्टर जो है वो एक्स्ट्रा आ जाता है। m मैस है, v वेलोसिटी है, r जो है हमारे पास रेडियस है। अब जो एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का है वो उन्होंने हमें निकाल के दे दी है। उन्होंने कहा है कि ये इसका मल्टीपल होगा, यानी कि यहाँ पे NH/2π है। अब NH हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमारे पास 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 जूल्स है। और नेक्स्ट हमारे पास 2 तो वैसे ही कांस्टेंट है और पाई भी एक कांस्टेंट है जो 22/7 होता है, या उसकी वैल्यू 3.146, मतलब आप इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, 3.15 कह सकते हैं इसे। ठीक है, n हमारे पास क्या है, n हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिट है। अगर फर्स्ट ऑर्बिट होगा तो n की वैल्यू 1 होगी, सेकंड ऑर्बिट होगा तो n की वैल्यू 2 होगी, थर्ड ऑर्बिट होगा तो n की वैल्यू 3 होगी। तो इस तरह हम इसका एंगुलर मोमेंटम भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बोहर एटॉमिक मॉडल था। अगर यहाँ तक अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि नेक्स्ट लेक्चर जो है वो प्रॉपरली आपको मिलते रहे, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस चैप्टर में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।